तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। अब आज से ये देखते हैं कि कितने लोग रण पे बने रहते हैं और कितने लोग मैदान छोड़ के भाग जाते हैं, क्योंकि जो क्लासेस होंगी वो थोड़ा सा डेप्थ में होंगी और ऐसे तरीके से पढ़ाई जाएंगी कि दोबारा आपको इन टॉपिक्स को किसी किताब से पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इवन एनसीईआरटी भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहले मैं सिर्फ एनसीईआरटी के फैक्ट वगैरह, क्योंकि एग्जाम नज़दीक था, उसके हिसाब से चला था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब एक टॉपिक पढ़ो, वही एनसीईआरटी वही एडवांस, जितना आपके एग्जाम की दृष्टि से हो सकता है। अब ऐसा भी नहीं कि एडवांस पढ़ने के चक्कर में रिसर्च करने में लग गए उस टॉपिक को और जिंदगी हमारी वैसे ही बीत गई एक ही टॉपिक में, ऐसा भी नहीं होगा। ठीक है, आपके सभी एग्जाम के लिए, आप जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी है और उस पर जीएस वगैरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आप प्रीलिम्स के लिए हो, चाहे आप मेंस की दृष्टि से हो या आप इंटरव्यू के दृष्टि से हो, हर दृष्टि से इन टॉपिक्स को आप लोग इंपोर्टेंट मान के चलिए। ठीक है, तो आज आपका ज्योग्राफी का पहला टॉपिक है वायुमंडल और वायुमंडल का संगठन, यानी क्या कंपोनेंट्स हैं, कैसे वायुमंडल बनता है और वायुमंडल की जो अलग अलग मतलब परतें हैं, स्पेयर हैं, तो हम इसको देखेंगे कि कैसे अपने आप में वर्क करती है और आपके एग्जाम की दृष्टि से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक, ये जो डायग्राम है, एक पेज, दो पेज, तीसरे पेज पे इसको बनाइए। जहां आप नोट्स बनाएंगे, पहला पेज, फिर पलट के दूसरा और तीसरा पेज जो है उस पे बनाइए साइड में, और उसके बाद हम लोग इसको देखते हैं। देखिए, आपको ये डायग्राम साइड साइड बनाते रहना जितना आपको दिख रहा है। जब मैं इस टॉपिक पे आऊंगा तब मैं इसको समझाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले आपको हेडिंग में क्या डालना है, वायुमंडल का संगठन, यानी वायुमंडल आखिर किस किस से मिलकर बना है। सिंपल सी बात। ठीक है, वायुमंडल का संगठन यानी किस किस से मिलके बना है, कंपोनेंट्स जिसको आप लोग बोलते हैं। ठीक है, यानी ये किससे मिलकर। अब देखो, सबसे पहली चीज इसमें आती है गैसेस। ठीक है, क्या आती हैं, गैसेस, यानी जो वायुमंडल है उसमें विभिन्न प्रकार की क्या पाई जाती हैं, गैस पाई जाती हैं। सेकंड इसमें आता है जलवाष्प, जलवाष्प। ठीक है, जो जलवाष्प और इवेपोरेशन के माध्यम से। ठीक है, तीसरा जो आता है इसमें धूल कण आते हैं। क्या आते हैं, धूल कण, यानी इनसे अपने आप में क्या मिलकर बना होता है, हमारा वायुमंडल बना होता है। इसके जो संगठन है, इसका जो मतलब अपने आप में कंपोनेंट्स हैं, वो गैसेस, जलवाष्प और धूल कण, ये मेनली इसके होते हैं। अब देखिए, वायुमंडल क्या होता है आप लोगों को पता होगा। जो हमारी जो अर्थ है उसको एक परत जो है अपने चारों ओर से क्या की हुई है, घेरे हुई है, और जो घेरे हुए वो विभिन्न गैसों का क्या है, मिश्रण है, धूलकण है, जलवाष्प है, जिसको आप लोग वायुमंडल बोलते हैं। इसका मेन काम क्या है, जो सन से आने वाली, जो सूर्य वगैरह से आने वाली जो पराबैंगनी किरण है, ये उसको पृथ्वी पर आने से ब्लॉक करने का काम करती है, जिससे हमारा जो अर्थ है वो रहने योग्य होता है। और साथ ही क्या करती है, जो अर्थ से बैक जाने वाली किरण है उनको ब्लॉक करने का भी काम करती है। ध्यान रखना। ठीक है, वो अभी आता हूं उस पर। तो बेसिकली देखो, आपसे पूछता है वायुमंडल किस किस से मिलकर बना है, गैस, जलवाष्प और धूलकण। अब देखो, इसमें भी सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस है, जो सर्वाधिक, ऐसे क्वेश्चन ही लिखना है। ठीक है, सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, इसमें नाइट्रोजन पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है। ठीक है, और ये नाइट्रोजन है, इसका मुख्य जो सोर्स होता है वो बोलता है लेम्यूमिनस पौधे, यानी द्विबीजपत्री पौधे उसको बोला जाता है, लेम्यूमिनस पौधे, लेम्यूमिनस पौधे। ठीक है, इनसे यहां पे अभी लेम्यूमिनस पौधे क्या होते हैं ये अभी फिलहाल छोड़ दीजिए। तो सर्वाधिक जो है वो नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, ये ध्यान रखना। और ये जो है लगभग 78.3% अपने आप में वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस है, 78.3% नाइट्रोजन गैस है। ये तो ठीक हो गया। नाइट्रोजन के अलावा यहां पर जो पाई जाती है वो पाई जाती है ऑक्सीजन, जो कि 20.929% यानी 20.99 यानी लगभग 21% अपने आप में यहाँ पे क्या पाई जाती है, ऑक्सीजन गैस यहाँ पे पाई जाती है। और जो ऑक्सीजन है, ये जो पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है उसके माध्यम से क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं और वायुमंडल में जो हमारे लिए और जीवधारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो अभी सिर्फ आपको इतना पता है कि ऑक्सीजन इसमें लगभग इतना मतलब पाई जाती है। इसके अलावा अदर गैसेस के हैं, जैसे ऑर्गन यहाँ पे पाई जाती है, हीलियम पाई जाती है, नियॉन पाई जाती है, क्रिप्टन पाई जाती है, जेनन पाई जाती है। ठीक है, तो अन्य लिखो, अन्य कौन कौन सी गैसें यहाँ पे, मेन तो ये है ही है। इसके अलावा अन्य लिख लीजिए आप लोग, जैसे ऑर्गन पाई जाती है। ये अब कैसे पाई जाती है, क्या पाई जाती है, ये अभी नहीं पढ़ना है, ऑर्गन के ब्रैकेट में लिख लेना आप लोग। रेडियोजनी स्रोत होते हैं। ठीक है, इसके रेडियोजनी स्रोत होते हैं इसके।
ठीक है। और साथ ही साथ ऑर्गन के अलावा जो आपने लिखना है हीलियम, नियॉन, क्रिप्टन, जेनन, ठीक है। हीलियम, नियॉन, क्रिप्टन, जेनान, ये इस प्रकार की कई गैसेस यहां पे पाई जाती हैं वायुमंडल में। अब आपके एग्जाम की दृष्टि से सर आप कहोगे हमें क्या पढ़ना चाहिए? आपको ये पढ़ना चाहिए कि वायुमंडल किस किस से मिलकर बना है, गैसेस, धूलकण और जलवाष्प। आपको ये पढ़ना चाहिए कि सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन, इसका परसेंटेज कितना है, लगभग 78। आपको ये पता होना चाहिए नाइट्रोजन का सोर्स क्या है, आपको पता होना चाहिए लेक्यूमिनस पौधे होते हैं, ठीक है, लेक्यूमिनस पौधे इसका सोर्स होता है। इसके अलावा ऑक्सीजन लगभग इतनी पाई जाती है। ये कैसे होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से पौधे इसको रिलीज करते हैं, जो जीवन के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक गैस है। अन्य गैसेस ये पाई जाती है। अभी तक जितना पढ़ा, पेपर में क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि ये बेसिक चीज है। लेकिन अब मैं जो बताऊंगा वो पेपर में आएगा। मैंने पहले भी कहा था, चीजें एक बार पढ़ो, जिंदगी भर काम आएगी, वरना ढूंढते रहोगे कभी किसी किताब को, कभी किसी किताब को। इन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद तुरंत टॉपिक पढ़ते ही तुरंत एमसीक्यू कर लेना। जो भी एमसीक्यू की बुक है इसी टॉपिक है, जैसे लूसेंट एमसीक्यू है उसी के एमसीक्यू लगाना। ये होता है पढ़ने का एग्जैक्ट तरीका, ठीक है। हवा हवाई पढ़ोगे तो हवा हवा ही रहेगा जिंदगी में, ठीक है। तो अब देखिए, इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज आती है वो आती है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2। ये अपने आप में एक हैवी गैस है, यानी भारी गैस है, ठीक है, CO2। अब इसके बारे में ये पता होना चाहिए आपको, ये हमेशा एक चीज याद रखना, जो सन से आने वाली किरणें हैं, यानी सौर विकिरण जिसको बोलते हैं, यानी सूर्य से आने वाली किरणें, उनके लिए ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये क्या होती है, अपने आप में पारगम्य होती है। पारगम्य मतलब ट्रांसपेरेंट, यानी उसको पार करके, मतलब CO2 उसको एब्जॉर्ब करके ले लेता है। लेकिन जो पृथ्वी से वापस जाने वाली किरणें हैं, देखो होता क्या है, जैसे सन है, सन से जो रेज आती है वो लघु तरंग यानी शॉर्ट वेव के रूप में आती है ऐसे, और जो अर्थ से वापस जाती है जो विकिरण, वो लॉन्ग वेव के रूप में ऐसे वापस जाती है। तो ये जो CO2 है, इस CO2 ने क्या किया, जो सन से आने वाली जो किरणें हैं, विकिरण है, उसको तो एब्जॉर्ब कर दिया, लेकिन जो अर्थ से वापस जाती है उसको ब्लॉक कर देता है। ध्यान से सुनना, कौन सी एक ऐसी गैस है जो सौर विकिरण के लिए पारगम्य यानी ट्रांसपेरेंट है, जबकि पार्थिव विकिरण यानी अर्थ से जो रेडिएशन निकल रहा है उसके लिए अपारगम्य है, नॉन ट्रांसपेरेंट है। तो ऐसी गैस है CO2। तो ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रखना, CO2 जो है सौर विकिरण यानी सन रेज जो है सर से आती है, ठीक है, इसके लिए क्या है, पारगम्य। पारगम्य मतलब ट्रांसपेरेंट, जबकि पार्थिव विकिरण यानी पृथ्वी से जो निकल रही वापस पार्थिव विकिरण, इसके लिए क्या है, अपारगम्य। अपारगम्य, नॉन ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज को, कौन सी गैस ऐसी है जो सौर विकिरण के लिए तो क्या है, पारगम्य है, जबकि पार्थिव विकिरण के लिए अपारगम्य है, तो CO2 है। अब देखिए बच्चों, होता क्या है, इसी वजह से ये गैस जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट को पैदा करती है, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी ग्रीन हाउस प्रभाव, हरित गैस प्रभाव जो होता है वो इसी CO2 की वजह से होता है। क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में क्या होना चाहिए था, जैसे सब चीज सही है, कोई पॉल्यूशन नहीं है, कोई औद्योगिक क्रांति नहीं हुई, कोई जीवाश्म ईंधन नहीं जलाए गए जिससे पृथ्वी पे इसकी मात्रा, अगर नॉर्मल कंडीशन होती तो बहुत बढ़िया होता। क्या होता, सनरेज से आने वाली कोई लेता और यहां से जाने वाली कोई जितना भी होता ब्लॉक करता, बाकी छोड़ देता एक नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन जैसे जैसे पृथ्वी पे पॉल्यूशन बढ़ा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ी, तो जितना ज्यादा बढ़ेगा तो ये पृथ्वी से जाने वालों को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा, जाने नहीं देगा, जिसकी वजह से हमारी अर्थ रहने योग्य नहीं होगी। एक समय ऐसा आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि CO2 की मात्रा बढ़ने का मतलब ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट के लिए महत्वपूर्ण जो गैस है, जिसके कारण ये ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट होता है, यानी हरित गैस प्रभाव, वो CO2 है। वो क्यों है बच्चों, देखो मैं आपको बताता हूं। सपोज ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, इसके चारों ओर सपोज क्या है, CO2 है, ऐसे सपोज एक कंडीशन है। अब क्या हुआ, यहां सन है, ठीक, यहां क्या है, सन है, इस यहां से आए शॉर्ट वेव यानी लघु तरंगें आई, इस CO2 ने इनको एब्जॉर्ब करके पृथ्वी की ओर भेज दिया। लेकिन जैसे ही ये CO2 इस अर्थ से जो जाने वाली लॉन्ग वेव है ऐसे, इसको क्या कर देगा, सपोज यहां पे है, ब्लॉक कर देगा। ब्लॉक कर देगा तो जो गर्म किरणें हैं पृथ्वी से निकलने वाली वो तो यही रह जाएंगी एटमॉस्फेयर में, तो आपकी पृथ्वी क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी अगर CO2 की मात्रा बढ़ी। तो CO2 इसीलिए कहा जाता है कि ग्रीन हाउस गैस को प्रभावित करने, ग्रीन हाउस प्रभाव को जो करने वाला सर्वाधिक कौन सी गैस है, वो CO2 है। वो क्यों, क्योंकि वो सौर विकिरण के लिए तो पारगम्य है, जबकि पृथ्वी से निकलने वाले के लिए अपारगम्य है। और CO2 की मात्रा बढ़ेगी तो पृथ्वी से जो गर्म रेज निकलेंगी वो यही
वायुमंडल में रह जाएंगी, वायुमंडल में रह जाएंगी तो पृथ्वी गर्म हो जाएगी और रहने योग्य नहीं होगी, बर्फ पिघलेंगे, समुद्र का स्तर बढ़ेगा, कई देश कई द्वीप जो है समुद्र में वहीं डूब जाएंगे, ऐसा समय आ जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि CO2 की मात्रा को कंट्रोल करो, CO2 नहीं बढ़ाओ, ठीक है, यही उसका पीछे का कॉज है। तो क्या किसी ने आज तक ऐसे काम किए कि CO2 को कंट्रोल करने के लिए प्रयास किए जाएं? बिल्कुल किए। आपका एग्जामिनर जानता है कि बच्चा का कॉन्सेप्ट कंप्लीट है या नहीं है, बच्चा रटवा तो हो सकता है, इसीलिए वो क्वेश्चन पूछता है क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था, कब से लागू हुआ था और क्यों हुआ था। बच्चों, इसी CO2 को कंट्रोल करने के लिए 1997 में जापान के एक शहर क्योटो में एक प्रोटोकॉल विश्व के देशों द्वारा लाया गया था, जिसको बोला गया था क्योटो प्रोटोकॉल, और ये हुआ था 1997 में, जो कि लागू हुआ 2005 से। और ये क्योटो जो शहर है वो अपने आप में कहाँ है? जापान में है। और इसका जो क्योटो प्रोटोकॉल था CO2 को नियंत्रित करने के लिए, CO2 को नियंत्रित। ऐसे पढ़ोगे तो जिंदगी भर ऐश करोगे, किसी न किसी को ज्ञान दोगे। तरीका अपने आप में क्या होना चाहिए? लिंक करने का होना चाहिए। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आपका एग्जामिनर यहाँ क्वेश्चन पूछता है कि क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था, लागू कब हुआ था और क्यों हुआ था CO2 को नियंत्रित करने के लिए, ठीक है। इसके बाद जो अगली गैस यहाँ पर आती है वो आती है अपने आप में ओजोन गैस। कौन सी गैस आती है? ओजोन गैस आती है, ठीक है। ओजोन, O3। ओजोन इसके बाद आती है अगला O3। अब देखिए CO3 नहीं है, O3 है, वो ये ब्रैकेट लगा रखा है मैंने। ओजोन गैस आती है, ये जनरली पृथ्वी की सतह से 1 से 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर ये पाई जाती है, लेकिन ये सबसे ज्यादा डेंस यानी सघन जो होती है वो 15 से 35 किलोमीटर तक पृथ्वी की सतह से, ठीक है, समुद्र तल की सतह से 15 से 35 किलोमीटर तक सर्वाधिक क्या होती है? अपने आप में डेंस होती है, घनत्व तो इसका सर्वाधिक होता है, और ये पाई जाती है बेसिकली समताप मंडल में। अभी मैं आपको बताता हूं जब मैं इनको पढ़ाऊंगा, ठीक है। यहां पे ये बेसिकली क्या होती है? पाई जाती है। और ये जो गैस है एक फिल्टर की तरह कार्य करती है, यानी ऊपर से आने वाली पराबैंगनी किरणों को ये रोक देती है, और पराबैंगनी किरणें चर्म रोग के लिए उत्तरदायी होती है। फिल्टर की तरह कार्य करती है। क्यों? क्योंकि ये क्या करती है? पराबैंगनी, अल्ट्रावायलेट शायद उसको कहते हैं इंग्लिश में ना, पराबैंगनी किरणों को क्या करती है? ब्लॉक करती है, किरणों को रोकती है, ठीक है, पराबैंगनी किरणों को रोकती है। क्यों? जो सन से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं, जो पृथ्वी में मानव जीवन और जीव जंतुओं के लिए हानिकारक है, उनको ये क्या कर देती है? ब्लॉक कर देती है। तो हमारा जो अर्थ है वो रहने योग्य होता है। तो कहीं ना कहीं इसकी भी हमें क्या करने की जरूरत है? इसको बचाने की जरूरत है, इसका शरण नहीं होना चाहिए, इसको ध्यान रखना। अब आती है सबसे बड़ी बात, सर इसको नुकसान किससे हो रहा है? जो जेट विमान चलते हैं ना, वो सब इस मंडल में चलते हैं, समताप मंडल में, ठीक है। क्योंकि जो क्षोभ मंडल है वो विमान वगैरह या प्लेन वगैरह उड़ाने के लिए सही नहीं माना जाता, क्योंकि यहां मौसम संबंधी समस्त घटनाएं होती हैं, बादल, वर्षण, कोहरा, सब चीजें, तो प्लेन तो चल ही नहीं पाएगा। यहां ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती, समताप मंडल में मौसम साफ रहता है, इसीलिए जो आपके विमान वगैरह हैं वो इस मंडल में उड़ते हैं, और यही अपने आप में ओजोन परत पाई जाती है। यानी ओजोन अगर किस मंडल में पाया जाता है, अगर आपसे पूछेगा तो समताप मंडल में। और ये जो ओजोन है वो अपने आप में जेट विमान होते हैं, इससे निकलने वाले अपने आप में जो विमान वगैरह का धुआं होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, या आपका जो एयर कंडीशनर से CFC निकलता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसके वजह से इसको नुकसान हो रहा है। तो ओजोन को नुकसान कौन कौन पहुंचाता है? देखो, ओजोन को नुकसान कौन पहुंचाता है? एक तो CFC लिखो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। साथ ही साथ नाइट्रोजन ऑक्साइड लिखो, जो जेट विमान के धुएं में होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। इससे क्या होता है? अपने आप में इनको नुकसान होता है। किसको? ओजोन को। तो नुकसान इससे होता है, और तो ओजोन परत क्या करती है? इससे खत्म होने वाली होती है, मतलब इसको प्रॉब्लम हो रही है, नुकसान हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये पराबैंगनी किरण, कहीं ऐसा ना हो जाए फ्यूचर में ये धरती पे ज्यादा मात्रा में आने लग जाए और जीवन रहने योग्य न हो। तो क्या सर ऐसा भी हुआ कि जैसे CO2 को कंजर्व करने के लिए, CO2 को मतलब खत्म करने के लिए, या CO2 को बैलेंस करने के लिए विश्व के देश एक हुए क्योटो प्रोटोकॉल में, क्या ओजोन के क्षरण के लिए भी विश्व के देश कभी एक हुए? आप मुझे बता दीजिए सर, हमारा क्या पता इससे एक क्वेश्चन हुआ। बिल्कुल बच्चों, ऐसा हुआ था 1987 में एक समिट हुआ था, जिसको बोला जाता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि CFC को कम करने के लिए हुआ था। तो आपका क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछेगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके संबंधित था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये हुआ था 1987 में, और ये किस चीज के लिए था? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को
कम करने हेतु, ठीक है। क्लोरोफ्लोरो कम करने का मतलब ओजोन परत को क्षरण के लिए, यानी ओजोन परत को जो बचाने के लिए सीएफसी को कम करना था, इसी के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुआ था। आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो वायुमंडल में अगला आता है गैसेस के अलावा, वो आता है बच्चों क्या, अपने आप में जो नई चीज है जलवाष्प। अब ये जलवाष्प क्या होती है, ठीक, जलवाष्प क्या होती है, जैसे पृथ्वी पर जो क्या है अपने आप, जलवाष्प एक प्रकार की जल की मात्रा, जल की बूंद की मात्रा जो वायुमंडल में होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है आपका जलवाष्प। ये जलवाष्प क्या है, अपने आप में परिवर्तनशील है, यानी ये अलग अलग जगह आपका अलग अलग मिलेगा, ठीक है, परिवर्तनशील मिलेगा। कहीं ना कहीं ये मेरे कहने का ये मतलब है, इसकी मात्रा पृथ्वी पर अलग अलग जगह क्या होगी, अलग अलग होगी। जलवाष्प जो है परिवर्तनशील होता है। और ये जलवाष्प जो होता है, ध्यान रखना, भूमध्य रेखा के आसपास, यानी जैसे जो अर्थ है, ये जो बीचों बीच इसको एक लाइन डालती है, इक्वेटर बोलते हैं, 0 डिग्री भूमध्य रेखा, यहाँ 90 डिग्री होती है ध्रुव के आस उत्तरी गोलार्ध, यहाँ 90 डिग्री में दक्षिणी गोलार्ध होता है। जो पृथ्वी को जो दो बराबर भागों में बांटती है उसको इक्वेटर बोलते हैं। यहां ध्यान रखना, वर्ष भर सूर्य की किरणें लगभग लंबवत पड़ते हैं इस भाग में, ठीक है। लंबवत पड़ेंगी तो यहां हमेशा क्या रहेगी, गर्मी रहेगी, यानी अच्छी खासी मात्रा में यहां गर्म होगा, बादल बनेंगे, बरसात होगी। तो भूमध्य रेखा के आसपास, यानी 0 डिग्री के आसपास, भूमध्य रेखा के आसपास, ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है भूमध्य रेखा के आसपास, ये कितनी होती है, वायु के आयतन का 4%। वायु का जो वॉल्यूम है, वायु के आयतन का 4% ये होती है, ध्यान रखना इसको। जबकि ध्रुव पे या रेगिस्तानी इलाकों में, क्योंकि जो ध्रुव है यहाँ हमेशा बर्फ वगैरह पड़ी रहती है, ठंडा होता है, और इसीलिए यहाँ पे वायु जो है ज्यादा ऊपर तक नहीं उठ पाती, या रेगिस्तानी इलाके होते हैं आपका, उन भागों में 2 किलोमीटर तक की ही ऊंचाई पे पाई जाती है, ठीक है। क्या, जलवाष्प। तो लिखो ध्रुव प्लस रेगिस्तान इलाकों में, रेगिस्तानी इलाकों में ये के 2 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर, ठीक है, तक की ऊंचाई पर ही ये अपने आप में क्या होगा, पाया जाएगा। इसको ध्यान में आप लोगों को रखना है। अब देखो, जलवाष्प के लिए क्या चीज आपका क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है कि जलवाष्प की मात्रा 0 डिग्री से 90 डिग्री और जाने पर घटती है या बढ़ती है। तो ध्यान रखना, जलवाष्प की जो मात्रा है, हमेशा याद रखना इसको, जो जलवाष्प है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री की ओर जाने में क्या होती है, घटती है, ठीक है। क्यों घटती है, क्योंकि 0 डिग्री के आसपास का इलाका जो है अपने आप में, इक्वेटर के आसपास का इलाका, वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेंगी तो गर्मी होगी तो जो नीचे का अपने आप में जो पानी वाला इलाका होगा वो इवेपोरेट होकर ऊपर की ओर उठेगा, क्योंकि वाष्पीकरण होगा, ऊपर उठेगा, तो वायुमंडल में क्या होगा, जल बूंद की मात्रा बढ़ जाएंगी। और जैसे जैसे यहाँ है ध्रुव पे पानी भी, वैसे भी धूप की किरणें, जो सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, उतनी गर्मी नहीं होती है ऊपर की ओर जाने पे, तो हमेशा वहां की मात्रा क्या हो जाएगी, घटती है। ये इंपोर्टेंट पॉइंट अपने आप में रहता है, ठीक है। और ये गैस भी अपने आप में ग्रीन हाउस प्रभाव, जलवाष्प भी ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न करता है, ध्यान रखना, ठीक है। ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने के लिए ग्रीन हाउस इफेक्ट ये भी अपने आप में उत्पन्न करता है। क्यों, क्योंकि ये भी एक ऐसी चीज है जो सूर्य से आने वाले किरणों के लिए पारगम्य है, जबकि पृथ्वी से जाने वाले के लिए अपारगम्य है, यानी नॉन ट्रांसपेरेंट और ट्रांसपेरेंट, ठीक है। ध्यान रखना इसको, ये भी अपने आप में क्या करते हैं, ग्रीन हाउस गैस प्रभाव को उत्पन्न करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो आता है आपका, वो आता है धूलकण, लास्ट चीज, धूलकण के सोर्स क्या हो सकते हैं इस वायुमंडल में। इसके जो स्रोत हैं, एक तो समुद्री नमक होता है। जब समुद्र वगैरह देखा होगा आपने, समुद्र ऐसे टकराता है तटों से, तो इस प्रकार से उठती है लहरें उठती हैं, तो समुद्र का नमक होता है वो वायुमंडल की ओर चले जाता है, ठीक है। तो इसका स्रोत जो है धूलकण का, इसका स्रोत है एक तो समुद्री नमक, ध्यान रखना इसको, ठीक है, समुद्री नमक। इसके अलावा, समुद्री नमक के अलावा इसका सोर्स क्या हो सकता है अपने आप में, महीन मिट्टी, बहुत महीन या बारीक मिट्टी, ठीक है, महीन मिट्टी, मृदा। या इसके अलावा इसका सोर्स हो सकता है धुएं की कलिमा, जैसे धुआं वगैरह होता है ना, राख वगैरह, तो उसको बोलते हैं धुएं की कलिमा या राख, धुएं की कलिमा। ये सब चीजें क्या है अपने आप में, धूलकण का जो सोर्स है वायुमंडल में अपने आप में होता है, ठीक है। और ये जो धूलकण है ये सर्वाधिक कहां पाए जाते हैं, उपोष्ण व शीतोष्ण, जहां सूखी हवा होती है। देखो मैं आपको बताता हूं, ये 0 डिग्री का इलाका है, ये जो इलाका है उपोष्ण और शीतोष्ण कहलाते हैं, दोनों ध्रुव में। तो यहां पर क्या होता है कि सूखी हवाएं होती हैं, क्योंकि यहां 0 डिग्री के आसपास तो बारिश बहुत होती है, यानी वर्ष भर बरसात होती है, तभी तो ग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता है। जहां जितनी धूप पड़ेगी वहां उतनी बारिश भी होती है, ध्यान रखना। बस वो कि कहां होना चाहिए इलाका अपने आप में फिजिकली, जो ये 0 डिग्री के आसपास के। तो जो ये वाले इलाके हैं इधर के, यहां जो हवाएं होती हैं वो सूखी होती हैं। सूखी हवा का मतलब उन्हीं इलाकों में धूलकण होते हैं। तो धूलकण जो पाया जाता है सर्वाधिक उपोष्ण, सर्वाधिक कहां पाया जाता है, उपोष्ण
प्लस शीतोष्ण में, ब्रैकेट में लिख देना क्यों पाया जाता है, सूखी हवा के कारण, ब्रैकेट में लिखना क्योंकि यहां क्या पाई जाती है, सूखी हवा पाई जाती है। और इसी धूलकण की वजह से सूखी हवाएं हैं, तो आपको समझ आ गया होगा कि सूखी हवाओं के कारण ही यहाँ पे इस टाइप की चीजें होती है जो शीतोष्ण और उपोष्ण कटिबंध में ही धूलकण पाए जाते हैं। अब ध्यान रखना, इन्हीं धूलकण के कारण, अभी एनटी में क्वेश्चन आया था आपका, इन्हीं धूलकण के कारण आपका जो आकाश का रंग है, मतलब इवनिंग टाइम में या मॉर्निंग टाइम में लाल, वो कैसा दिखने लगता है, मतलब लाल रंग दिखने लगता है। ठीक है, तो धूलकण, आकाश का रंग लिखो, क्वेश्चन लिखो आप लोग, आकाश का रंग क्यों, मतलब नीला व लाल किस वजह से दिखाई देता है आपके यहाँ पे, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन, ठीक है, प्रकीर्णन के कारण ये क्वेश्चन एनटी में आया था। तो ध्यान रखना, जैसे धूलकण है, रेज आई, इससे टकराई, इसने इधर को डिफ्लेक्ट कर दिया, इसने इधर को, तो वो मल्टी कलर टाइप का बन जाता है। तो मतलब आप ये मान के चले, सिर्फ इतना ध्यान रखना, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला व लाल दिखाई देता है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखिए लास्ट चीज जो है, ये जो धूलकण होते हैं वो आर्द्रता ग्राही केंद्र की तरह काम करते हैं, आर्द्रता ग्राही केंद्र, इनमें से कौन आर्द्रता ग्राही केंद्र की तरह कार्य करता है, तो धूलकण। क्यों, इसका मतलब होता है जैसे वायुमंडल में धूलकण है तो इससे नमी चिपक जाती है और ये भारी होने लग जाते हैं और जिससे आपस में जुड़ के बादलों का निर्माण करते हैं। तो ध्यान रखना, बादल बनने के लिए या बरसण के लिए आर्द्रता ग्राही केंद्र का होना बहुत जरूरी है। हर चीज की अपनी वैल्यू है, ये नहीं होंगे तो बादल ही नहीं बनेंगे, बारिश ही नहीं होगी। देखिए हर चीज साइंटिफिक तौर पर जुड़ी हुई है, ये जब आपस में जुड़ते हैं, संघनित होते हैं, इकट्ठा होते हैं, तभी जाके क्या होते हैं, बादल बनते हैं। इसको बोला जाता है आर्द्रता ग्राही केंद्र। ये था आपका गैसों का संगठन। अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में, वायुमंडल के बारे में। तो मैंने आपको बताया वायुमंडल क्या होता है, और वायुमंडल जो है अपने आप में पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है, जो सूर्य से आने वाली परागैंगिक किरणों को भी अपने आप में रोकता है। और ध्यान रखना, इसका जो द्रव्यमान होता है, मास होता है जो वायु का, वो हमेशा जो पृथ्वी का समुद्र तल है वहां पर वो सर्वाधिक होता है, और जैसे जैसे हाइट बढ़ने लगेगी द्रव्यमान भी अपने आप में पृथ्वी की जो वायु का है वो कम होता रहेगा, और सतह से 32 किलोमीटर तक की ऊंचाई भी अपने आप में होगा। अब आपको क्या करना है, ये बनाना है, तुरंत से एक फिगर बनाओ और इसमें आपको ये जो लाइन डालनी है, यहाँ टेम्परेचर है, सभी टेम्परेचर है, ठीक है, 20 डिग्री, 0 डिग्री, -20 डिग्री, -40 डिग्री, -60, -80, -100, ये तापमान को दिखाया मैंने, और ये हाइट दिखा रखी है, ये हाइट किलोमीटर में है, ठीक है, किलोमीटर में 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 400 किलोमीटर। और यहां आपको क्या दिखाना है, ये है क्षोभ मंडल, पहला वाला, और इसको बोलते हैं जो डैश डैश है क्षोभ सीमा। यहां से दूसरा मंडल शुरू हो जाएगा, समताप मंडल। इसी में अपने आप में ओजोन गैस पाई जाती है, इसी में क्या पाई जाती है, ओजोन गैस पाई जाती है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। और समताप मंडल के बाद जो डैश डैश है समताप सीमा लिखा है, क्योंकि यहां से नया मंडल शुरू हो जाएगा, इसको बोला जाता है मध्य मंडल। और मध्य मंडल के बाद डैश डैश दिखा की नई बाउंड्री है मध्य सीमा, ये है बाह्य वायुमंडल, और इसके बाहर है बहिर्मंडल, ठीक है, इसके बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं रहता है, तो ये हाइट में दिखा दो। अब सबसे पहले आता है आपका, ध्यान रखना, वायुमंडल मैंने आपसे क्या कहा था कि पराबैंगनी किरणों को रोकता है, जिसकी वजह से पृथ्वी पर 15 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, ठीक है। यानी जो वायुमंडल है वो क्या करता है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को ब्लॉक करने का भी काम करता है, जिसकी वजह से 15 डिग्री का टेम्परेचर पृथ्वी की सतह पे बना रहता है। लेकिन वर्तमान में मानव की इतनी क्रियाकलाप हुए, एनवायरमेंट को इतना नुकसान पहुंचाया है कि जो 15 डिग्री का सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है वो अपने आप में क्या होने लग गया, चेंजेस होने लग गए, ठीक। दूसरा, सौर विकिरण जो आती है, कैसे आती है, मैंने आपसे कहा था लघु तरंग के रूप में, यानी शॉर्ट वेव के रूप में, जबकि पार्थिव विकिरण दीर्घ तरंग के रूप में वापस आता है। सौर विकिरण के लिए तो वायुमंडल क्या है, ट्रांसपेरेंट है, आने देता है, लेकिन इसको क्या करने लग जाता है, ब्लॉक करने लग जाता है, क्योंकि कुछ गैसेज ऐसे हैं जिसके वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था, ठीक है। अब आता है वायु जो होती है, वायु हमेशा याद रखना हाई प्रेशर टू लो प्रेशर फ्लो होगी। वायु उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब। अब उच्च वायुदाब या निम्न वायुदाब क्या होता है आपको मैं बताता हूं। जो वायु होती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर फ्लो होती है, इसी से हवा चलती है, ठीक है, इसी से क्या चलती है, हवा चलती है। जो आप लोग कहते हैं ना हाई प्रेशर, जहां पे वायु ज्यादा होगी, यानी पूरा प्रेशर किया होगा, वहां से वो कहां जाने की सोचेगी, जहां उसको खाली स्पेस मिलेगा। खाली स्पेस जहां लो प्रेशर होगा, यानी उस जगह पे वायु नहीं होगी, ऊपर उठी
क्योंकि उस जगह पे जाती है तो हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर सर्च करती है, जिसकी वजह से हवा चलती है। ठीक है, ध्यान रखना इसको। अब आता है हमारा जो ये वाला क्वेश्चन है, इसको आप लोग लिखो। ये जो वायुमंडल है इसकी संरचना घनत्व व तापमान के आधार पे इसको 5 भागों में क्या किया जाता है, विभाजित। तो क्वेश्चन लिखना है आपको, वायुमंडल की जो संरचना है घनत्व व तापमान इसका अलग अलग होता है, और ध्यान रखना तापमान की भिन्नता के आधार पे इसकी 5 परतें होती है। तो क्वेश्चन लिखना है वायुमंडल की परतें, वायुमंडल की परतें। ठीक है, किसके आधार पे, तापमान के आधार पे, टेम्परेचर के आधार पर इसको हम लोग कितने परतों में पर 5 परतों में क्या किया है, हमने इसको कैटेगराइज किया है। ठीक है, 5 परतों में कैटेगराइज किया है, ध्यान रखना। और इस 5 परत को कैटेगराइज करने का मतलब जो पहला आता है आपका वो आता है शोभ मंडल। क्या आता है पहला आपका, शोभ मंडल। और जो इस शोभ मंडल है इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है आपका, ट्रोपोस्फेयर। क्या बोला जाता है, ट्रोपोस्फेयर। तो इंग्लिश में लिखो ट्रोपो स्पेयर। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर होता है शोभ मंडल। तो इसके बारे में पहला फैक्ट, वायुमंडल की सबसे निचली परत अगर आपसे पेपर में पूछेगा तो शोभ मंडल। ध्यान रखना, वायुमंडल की सबसे निचली परत पूछेगा तो शोभ मंडल। दूसरा, मानव जीवन और जीव जीवन कहां पाया जाता है, शोभ मंडल में। दूसरा, तो आप लोग अपने हिसाब से लिखना, पहला पॉइंट इसमें लिख दो वायुमंडल की सबसे निचली परत। दूसरा पॉइंट लिखो मानव और जीव जंतु का निवास इसी मंडल में होता है। ठीक है, तो पहला लिखना है आपने सबसे निचली परत, दूसरा लिखना है आपको मानव और जीव जंतु का निवास इसी में होता है। तीसरा आपको लिखना है मौसम संबंधी समस्त घटनाएं इसी में होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है तीसरा वाला पॉइंट, मौसम संबंधी समस्त घटनाएं। ठीक है, मौसम संबंधी घटनाएं इसी मंडल में होती हैं। संबंधित घटनाएं यानी जैसे वर्षण है यानी बारिश, बादल। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी चीजें, हिमपात वगैरह है, चक्रवात, प्रतिचक्रवात, सब यही होगा। यानी साइक्लोन, एंटी साइक्लोन, एसी लिख दिया मैंने। ठीक है, ये प्रचक्रम बढ़ते हैं, यानी मौसम से संबंधित समस्त घटनाएं क्या होती है, इसी मंडल में होती हैं। तो इतना इसमें रहता है, इसीलिए यहाँ विमान वगैरह नहीं उड़ाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये सब संबंधी घटनाएं होती है। अब इसी मौसम संबंधी घटनाएं क्यों होती हैं इसमें, ये आपको अगर कॉन्सेप्ट जानना है तो थोड़ा सा आप लोगों को सब्र करना होगा। डिटेल मतलब बहुत ज्यादा, अभी क्योंकि समय का भी अभाव है, मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। क्योंकि ये सबसे निचली परत है, तो पृथ्वी पे जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, जैसे आपका वायु, टेम्परेचर, प्रेशर वगैरह, इसका प्रभाव इन परत तक, क्योंकि सबसे निचली परत है, यहां तक पाया जाएगा। अब इतने ऊपर ऊपर जाओगे वहां थोड़ा ना उसका प्रभाव पाया जाएगा, ये तो कॉमन सेंस है। ठीक है, तो तापमान के आधार पे 5 भागों में पाया जाता है, मैंने आपको बताया था। दूसरा, इसका नाम परिवर्तन मंडल भी है। शोभ मंडल का अन्य नाम लिखो परिवर्तन मंडल। शोभ मंडल का अन्य नाम क्या होता है, परिवर्तन मंडल भी इसको कहा जाता है, या विक्षोभ मंडल भी इसको कहा जाता है। एक नाम इसका विक्षोभ मंडल भी लिखते हैं। ठीक है, विक्षोभ मंडल। परिवर्तन मंडल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें आप लोग देखोगे जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी, ऊंचाई बढ़ेगी। अब यहां देखो, ये आपकी हाइट बढ़ रही है इधर को, तो हाइट बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर देखो क्या हो रहा है, घट रहा है। ये देखो टेम्परेचर क्या हो रहा है, घट रहा है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में इसमें क्या आती है, कमी आती है इस मंडल में। और तापमान के अलावा कई ऐसी चीजें हैं जैसे अपने आप में बदलती रहती हैं, जैसे जलवाष्प की मात्रा, गैस की मात्रा, एरोसोल की मात्रा, धूलकण की मात्रा, उसमें चेंजेस आता है। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, परिवर्तन मंडल। तो परिवर्तन मंडल के ब्रैकेट में लिखो, क्योंकि ऊंचाई के साथ साथ या तापमान में परिवर्तन के साथ, ऊंचाई के साथ साथ तापमान, जलवाष्प, गैस, एरोसोल, धूलकण की मात्रा परिवर्तित होती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, परिवर्तन मंडल भी इसको बोला जाता है। ध्यान में रखना है। ठीक है, इस मंडल में बेसिकली कौन सी गैसें पाई जाएंगी, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ऑर्गन वगैरह, वो वायुमंडल की गैसें मेन यहां पाई जाती हैं। अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है शोभ मंडल के बारे में, ध्यान रखना। मैंने आपसे एक चीज कहा था, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी वैसे वैसे तापमान में कमी आती इस मंडल में। क्यों तापमान में कमी आएगी, क्योंकि जो गैस है, जो ऊपर से, एक तो पृथ्वी की सतह से दूर हो रहा है, और मैंने आपसे क्या कहा था, जो पृथ्वी है इससे जो वापस जाने वाली किरणें होती, इससे बेसिकली पृथ्वी क्या, वायुमंडल गर्म होता है। तो जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी तो वैसे वैसे, तो खुद ही बताइए कि जैसे पृथ्वी के सबसे नीचे लगा होगा तो ये ज्यादा गर्म होगा, इससे ऊपर लगा होगा कम गर्म होगा, इससे ऊपर लगा कम गर्म। ध्यान रखना, पृथ्वी के जो वायुमंडल है ऊपर से आने वाली किरणों से गर्म नहीं होता, यहां से बैग जाने वाले किरणों से गर्म होता है। तो पृथ्वी से जो जितनी दूर होगा वो वहां तापमान उतना कम होगा, और पृथ्वी की सतह से, समुद्र तल की सतह से लगे हुए भाग उतने ज्यादा क्या होंगे, अपने आप में गर्म होंगे। इसीलिए ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में क्या आती है, कमी आती है। और जो ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में कमी आ रही है वो कितनी होती है आपको पता है, प्रति 1000 मीटर में, प्रति 1000 मीटर में 6.5 डिग्री,
6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी होती है। ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूछता है आपसे कि क्षोभ मंडल में या ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ एक किलोमीटर यानी 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर में कितने डिग्री कम होता है टेम्परेचर, 6.5 डिग्री। या इसको ऐसे भी लिखा होगा कहीं, प्रति 165 मीटर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होता है, ऐसा भी कहीं मिलेगा आपको। और इसी प्रोसेस को, इसी चीज को बोला जाता है सामान्य पतन दर यानी नॉर्मल लैप्स रेट। इसको क्या बोला जाता है? सामान्य पतन दर। सामान्य पतन दर। अब आपसे पेपर में क्वेश्चन क्या पूछेगा कि तापमान ऊंचाई के साथ साथ बढ़ने पे जो घटता है यानी सामान्य पतन दर कितना होता है, तो आप ध्यान रखना प्रति 1 किलोमीटर में 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड या 165 मीटर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हमेशा कम होता है और इसको बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। ठीक है, NLSR, नॉर्मल लैप्स रेट इसको क्या किया जाता है, बोला जाता है। इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब जो क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल व समताप मंडल इसके बाद शुरू होता है जिसमें ओजोन गैस पाई जाती है। तो क्षोभ मंडल व समताप मंडल को अलग करने वाली सीमा को क्या बोला जाता है? क्षोभ सीमा। साफ दिख रहा है। ठीक है, इसको तो लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे पाई जाती है क्षोभ सीमा। और ध्यान रखना, जैसे ही क्षोभ सीमा होगी वहां से तापमान जो है कम ना होके वहां से क्या हो जाएगा, स्थिर। यही एक ऐसा पॉइंट है क्षोभ सीमा जहां पर तापमान गिरना जो होता है कम हो जाता है, यानी क्षोभ सीमा। जहां पे लिखोगे क्षोभ सीमा, पहला पॉइंट लिख दो, क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करती है क्षोभ सीमा, ध्यान रखना। ठीक है, और दूसरा जो क्षोभ सीमा है ये अपने आप में शीत बिंदु को दर्शाता है, यानी शीत बिंदु है ये, कोल्ड पॉइंट। ठीक है, शीत बिंदु को दर्शाता है। क्यों? क्योंकि यहां से तापमान कम होना बंद हो जाएगा। देखो ये अब यहां से बढ़ने लग गया, यहां से स्थिर, फिर यहां से बढ़ने लग गया तापमान। ये तो ये क्षोभ सीमा जो है अपने आप में शीत बिंदु है, यहीं पे सबसे ज्यादा ठंडा होता है, फिर यहां से तापमान कम होना बंद हो जाता है। दूसरा ये जोनल होता है, यानी ये मंडलीय होता है, रेखीय न होके मंडलीय यानी जोनल। जोनल का मतलब किसी एक रेखा में न होके पूरा एक जोन होगा इस क्षोभ सीमा का, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, और जो क्षोभ सीमा है इसको बोला जाता है ट्रोपोपाज। इंग्लिश में क्या बोला जाता है इसको? ट्रोपोपाज। ट्रोपोपाज बोला जाता है। इसको ध्यान में आप लोग क्या करोगे, रखोगे। और इसको सबसे पहले जो नाम दिया था, खोजा था, नेपियर शाह ने इसको नाम दिया था। इसका नाम किसने दिया था क्षोभ सीमा या ट्रोपोपाज? नेपियर शाह ने। नेपियर शाह ने इसका क्या किया था, सबसे पहले नाम दिया था इसको क्षोभ सीमा का। ठीक है, शीत बिंदु को दर्शाता है क्योंकि ऊंचाई के साथ तापमान अब कम होना बंद हो जाएगा, इसीलिए यहां पे क्षोभ सीमा है। ठीक है, अब जो क्षोभ सीमा होती है इसको ध्यान रखना। अब जैसे अर्थ है भूमध्य रेखा के आसपास 0 डिग्री के आसपास और ध्रुव पे ये पोल है। ठीक है, ये जो क्षोभ सीमा है ये भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री के आसपास इसकी जो ऊंचाई होती है लगभग 17 किलोमीटर होती है। ठीक है, लगभग कितनी होगी? 17 किलोमीटर। जबकि जो ध्रुव है यानी 90 डिग्री के आसपास का इलाका, इसकी जो सीमा होती है 9 से 10 किलोमीटर तक, अलग अलग जगह 9 से 10 किलोमीटर तक। ध्यान रखना, इस क्वेश्चन आता है क्षोभ सीमा भूमध्य रेखा के आसपास 17 किलोमीटर होती है जबकि ध्रुव पे 9 से 10 किलोमीटर। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ वर्ष भर क्या होता है, सूर्य की किरणें लंब पड़ेंगी तो हवा क्या होगी, गर्म होगी तो हवा क्या उठेगी, ऊपर उठेगी तो उतने ज्यादा ऊपर जाएगी। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, ज्यादा ऊंचाई तक क्षोभ सीमा पाई जाती है। जबकि ध्रुव पे सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी तो उतनी ज्यादा गर्मी नहीं पड़ेगी, हवा उतनी गर्म नहीं होगी तो ऊपर नहीं उठेगी। तो ध्यान रखना, हवा गर्मी के साथ ऊपर उठती है, इसीलिए कम ही ऊंचाई तक वो उठ पाती है। इसलिए इसकी सीमा आपको ध्यान रखना है कि दोनों जगह कितनी होती है। ठीक है, ये था आपका क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के तुरंत बाद जो आता है आपका समताप मंडल आता है, जिसको आपको स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, तो अगला पॉइंट लिखना आपको समताप मंडल, इसको बोला जाता है स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है, यानी स्ट्रेटोस्फीयर जो होता है समताप मंडल को बोला जाता है। और ये जो समताप मंडल है इसको सबसे पहले खोजा था या इसका नाम दिया था, उसका नाम था टीजरेंस डी बोट ने। ठीक है, टीजरेंस डी बोट, रेंस डी बोट ने इसको नाम दिया था और इसको सबसे पहले खोजा था समताप मंडल। इस समताप मंडल में जो है ओजोन गैस पाई जाती है। पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, ओजोन गैस कहां पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है और 15 से 35 किलोमीटर में सबसे ज्यादा डेंस होती है। मैंने अभी थोड़ी देर तक बताया था। इसकी जो ऊंचाई है, जैसे क्षोभ मंडल तो 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर तक पाया जाता है, ये 50 किलोमीटर तक पाया जाता है। यानी समताप मंडल पृथ्वी की सतह से 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई पे, यहां लिखा है ना मैंने, तो 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई पे अपने आप में पाया जाता है। और ये जो है हमेशा रखना, ध्रुव पे जो है समताप मंडल ज्यादा ऊंचाई तक पाया जाएगा जबकि भूमध्य रेखा पे कम ऊंचाई पे पाया जाता है। ठीक है, तो ध्रुव पे जो होगा ये 72 किलोमीटर तक ऊंचाई पे पाया जाता है समताप मंडल।
जबकि भूमध्य रेखा के आसपास के इलाके में 62 किलोमीटर के समथिंग पाया जाता है, ठीक है, यानी 0 डिग्री के आसपास है 62 किलोमीटर। तो समताप मंडल की ऊंचाई सर्वाधिक कहां होती है अगर आपसे पूछता है तो पोलर रीजन में, यानी जो ध्रुव हैं इन भागों में, और सबसे कम कहां होती है, मतलब भूमध्य रेखा के आसपास उतनी ज्यादा नहीं होती जितनी वहां होती है, ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए ये ओजोन के बारे में तो आपको मैं बता चुका हूं, यहां पर क्या होगा, तापमान ऊंचाई बढ़ने के साथ बढ़ने लग जाता है, ना कि घटने लगता है। देखिए तापमान ऊंचाई बढ़ने के साथ बढ़ने लग गया, जैसे जैसे हाइट में जा रहे हो टेम्परेचर भी बढ़ते रह रहा है, क्योंकि ये बढ़ता हुआ टेम्परेचर घटता हुआ। अब क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि यहां ओजोन गैस पाई जाती है। तो इस मंडल में लिखो तापमान बढ़ने के साथ ऊंचाई h बढ़ेगा तो तापमान भी बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि ओजोन गैस है। ओजोन गैस क्या करती है, ओजोन गैस के कारण ओजोन गैस क्या करेगी, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को ब्लॉक कर देगी, तो वहां गर्मी हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए तो इस मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में क्या आती है, वृद्धि आती है। ये आपको एक पॉइंट पता होना चाहिए। मौसमी घटनाएं न होने के कारण विमान चलाने हेतु बेस्ट कंडीशन, विमान चलाने हेतु प्रयोग होता है इस मंडल का, हेतु प्रयोग, क्योंकि मौसमी घटनाएं यहां पर नहीं होती, मौसम साफ रहता है, इसीलिए यहां पे विमान चलाने के लिए बहुत अच्छी कंडीशन पाई जाती है। इसके बाद आता है आपका मध्य मंडल, मेसोस्फीयर, मध्य मंडल, ठीक है। समताप मंडल के बाद आएगा आपका ये वाला मंडल जिसको मध्य मंडल बोला जाता है, और मध्य मंडल जो होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं मेसोस्फीयर। क्या बोला जाता है, मेसो स्पेयर बोला जाता है, ठीक है। मध्य मंडल जो है अपने आप में लगभग 80 किलोमीटर तक की ऊंचाई पे पाया जाता है। कितना, 80 किलोमीटर तक की ऊंचाई पे अपने आप में क्या होता है, मध्य मंडल होता है। एक पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा 80 से 400 लिख दो, मतलब मध्य मंडल का मतलब ये 50 के बाद जो होता है वो मध्य मंडल ही शुरू होता है 80 किलोमीटर तक। और यहां ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान क्या होता है, कम होता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान जो होगा अपने आप में कम होगा। क्यों, क्योंकि अब यहां ओजोन का प्रभाव नहीं है, ओजोन गैस नहीं है, तो ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में अब धीरे धीरे क्या आने लग जाएगी, कमी आने लग जाएगी। इसको आप लोग ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका आयन मंडल जिसको बोलते हैं थर्मोस्फीयर या आइसोस्फीयर। अगला क्या आता है आपका आयन मंडल जिसको थर्मोस्फीयर या आइसोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट लिखना है आपको, आयन मंडल, इसको थर्मोस्फीयर या आइसोस्फीयर लिख देना आप लोग, ठीक है। थर्मोस्फीयर या आइसोस्फीयर ये पाया जाता है 80 से 400 किलोमीटर तक, दिखाया ना मैंने आपको, 80 किलोमीटर टू 400 किलोमीटर तक की ऊंचाई पे आइसोस्फीयर पाया जाता है। और रेडियो तरंगें पृथ्वी द्वारा जो भेजी जाती है इसी सतह से वापस आते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पृथ्वी से भेजी गई, पूरा लिखना, पृथ्वी से भेजी गई रेडियो तरंग यहीं से वापस आते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, यहीं से वापस, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे आयन होते हैं, पॉजिटिव यानी धनात्मक आयन कहते हैं, ऑक्सीजन प्लस, हाइड्रोजन प्लस, इस टाइप की चीजें सुनी होंगी आपने। उसको टकराने के बाद ही क्या आती हैं, पृथ्वी की तरंगें वापस आती हैं। और यहाँ पर हमेशा याद रखना वायुदाब जो होगा न्यूनतम होगा, क्योंकि गैसें अब है नहीं, इसके ऊपर को विरल हो जाता है, तो वायुदाब यानी जो प्रेशर होता है वायु का वो कम हो जाता है। वायुदाब यहाँ क्या होता है, कम होता है। ये होता है आपका आयन मंडल। और अंतिम जो आता है आपका वो आता है बहिर्मंडल जिसको बोला जाता है एक्सोस्फीयर, ठीक है। लास्ट पॉइंट लिखो, बहिर्मंडल जिसको बोला जाता है एक्सोस्फीयर, बहिर्मंडल इसको बोला जाता है एक्सोस्फीयर, ठीक है। ये है आपका 1600 किलोमीटर से ऊपर की इलाका, यानी 1600 किलोमीटर तक इसके बारे में जानकारी बहुत कम है, ये किसी को नहीं पता रहता इसके बारे में। यहाँ पे ज्यादा आपको पढ़ना भी नहीं है। सबसे ऊपरी जो परत है, और ये सबसे ऊपरी परत है वही बहिर्मंडल। यहाँ पे जो गैस पाई जाती है वो पाई जाती है हाइड्रोजन प्लस हीलियम नाम की यहाँ पे गैस पाई जाती है, ठीक है। हाइड्रोजन और हीलियम नाम की गैस इस मंडल में पाई जाती है। और एक यहाँ पर बेल्ट होती है, उसको बोला जाता है वान अलेन रेडिएशन बेल्ट। ये खाली फैक्ट के रूप में लिखो, यहाँ पर वान अलेन रेडिएशन बेल्ट क्या होती है, पाई जाती है, ठीक है। वान एलेन रेडिएशन बेल्ट पाई जाती है, ये लिख लीजिए एक फैक्ट। और अंतिम फैक्ट लिख लीजिए, यहां पर अरोरा ऑस्ट्रेलिसिस एवं अरोरा बोरोलिसिस पाई जाती है। अब ये क्या होता है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट डे पर बता दूंगा, तो आप लोग पॉइंट लिख लीजिए। यहां पर अरोरा ऑस्ट्रेलिसिस एवं अरोरा बोरोलिसिस पाए जाते हैं, जिसको दक्षिणी ध्रुव प्रकाश स्तंभ और उत्तरी ध्रुव प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर दक्षिणी ध्रुव प्रकाश स्तंभ व उत्तरी ध्रुव प्रकाश स्तंभ पाए जाते हैं, ऐसा लिख लीजिए। यहां पर दक्षिणी ध्रुव प्रकाश स्तंभ व उत्तरी ध्रुव प्रकाश स्तंभ पाया जाता है, या अरोरा ऑस्ट्रेलिसिस या अरोरा बोरोलिसिस यहां पर पाया जाता है, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी क्लास थी, थोड़ा इसको समझने की कोशिश करना। आप इसके फैक्ट वाली जो पोर्शन है आज तुरंत इसको लुसेंटिसिक से फैक्ट कर लेना, कहीं भी आप लोग अटकने वाले नहीं हैं। फिर मिलता हूं आपके साथ अगली क्लास पे, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।